अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस की टू डायमेंशन में बात करेंगे। इससे पहले मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस का, मोमेंट का और कपल का कॉन्सेप्ट क्लियर है। उन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम रिजल्टेंट के ऊपर आएंगे टू डायमेंशन में। अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट को। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसके ऊपर ये मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं, F1, F2 और F3, एंड हाउ वी कैन रिप्लेस देम बाय अ सिंगल फोर्स। अब यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है, तीन क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन वन, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। क्वेश्चन टू, उसकी ओरिएंटेशन मीन्स वो किस एंगल पे लगेगी। क्वेश्चन थ्री, वो कहाँ पे इस बॉडी पे लगेगी। तो इन तीनों का जवाब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब हम सबसे पहले जो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन निकालना है उसके लिए हम सिंपली हेड टू टेल रूल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने F1, F2, F3 को हेड टू टेल रूल के मुताबिक ड्रॉ किया कि जो भी इनका ओरिएंटेशन एंगल था उसके हिसाब से ड्रॉ किया। और जहाँ पे ये एंड पे हमारे पास आ रही है उसको जो हमने इनिशियल पॉइंट से कनेक्ट किया तो ये हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू भी आ गई और एंगल भी आ गया। यहाँ पे ये जरूरी है कि आप इनको किसी भी तरतीब में ऐड करें। लाइट से मैं पहले F3 ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर F2 ड्रॉ करता हूँ, फिर F1 ड्रॉ करता हूँ, तो मैं अगेन इसी पॉइंट पे आऊँगा। मैं पहले F2 ड्रॉ करता हूँ, फिर F1 ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं F3 ड्रॉ करता हूँ, अगेन मैं इसी पॉइंट पे आऊँगा। तो आप इन फोर्सेस को किसी भी तरतीब में अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो आपका जो एंड पॉइंट है वो सेम होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरतीब से करना है, लेकिन जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपके पास F1 की मैग्नीट्यूड और के मुताबिक उसकी लेंथ होनी चाहिए और उसका एंगल भी वही होना चाहिए जो आपने इनिशियली F1 का उस बॉडी पे लग रहा है। तो एंगल अगर आपके पास सही है, आपने एरो की जो लेंथ है वो एज पर स्केल ड्रॉ की, तो फिर आपका रिजल्ट इनके तरतीब आगे पीछे करने से नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इनके एक्स और वाई कंपोनेंट को देखें। अब लकीली ये तीनों फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो इसलिए इन तीनों को जमा करें तो आर एक्स आ रहा है। लेकिन आर वाई के कंडीशन में क्या है, F1 का कंपोनेंट पॉजिटिव है, F2 का पॉजिटिव, लेकिन F3 का कंपोनेंट नेगेटिव है, क्योंकि अगर हम उसको ड्रॉ करें तो वो डाउनवर्ड है। आप देखें इसीलिए जो आपके पास आर वाई है वो इवन F1 वाई से भी कम आ रही है, क्योंकि ये नेगेटिव कंपोनेंट होने की वजह से। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला बनता है वो ये बनता है कि ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में सारे फोर्सेस को जमा कर लें तो आर आएगा, या हम तमाम के एक्स कंपोनेंट को जमा कर लें। और यहाँ पे ये चीज जरूरी है, अगर कोई कंपोनेंट नेगेटिव है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। हमारे कन्वेंशनल स्केल के मुताबिक जैसे इसमें एफ वाई के अंदर F3 का जो वाई कंपोनेंट है वो नेगेटिव है, तो उसने ऐड नहीं होना, उसे सब्ट्रैक्ट ही होना है। ये आर है और यहाँ पे फिर हम एंगल निकालते हैं। एंगल के लिए जरूरी है कि इसको आप समझें इस फार्मूले को। इसमें एंगल का मतलब है कि वो किसके रेफरेंस से है, एक्स एक्सिस के साथ, कि जो भी आपका एंगल है वो एक्स एक्सिस के साथ बनेगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एक्स, आर वाई और आर एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है। लेट्स से आपका आंसर आर एक्स का नेगेटिव आ रहा है या आर वाई का नेगेटिव आ रहा है, तो आपने वो नेगेटिव आंसर इस स्टेज के ऊपर इग्नोर कर देने हैं। अगर इनका आंसर फर्ज करें ये आंसर -10 है, ये -20 है, तो दोनों -10 को आपने इग्नोर कर देना है। आपने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज ही लिखनी है। फिर हमारे पास एंगल आएगा और लेटर ऑन हम देखेंगे उस एंगल को हम कैसे यूज करते हैं। तीसरा सवाल हमारा ये था कि इसको कहाँ लगना चाहिए। उसके लिए हम मोमेंट का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट ओ है और तीनों फोर्सेस का, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट, लेट्स से ओ पॉइंट से हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1, D2 और D3 मौजूद है, तो हम ओ पॉइंट पे इनका मोमेंट लेंगे। अब देखिए F1 का जो मोमेंट है वो F1 D1 होगा जो कि पॉजिटिव है। F2, सॉरी पॉजिटिव नहीं, इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज है। अच्छा, जो F2 है वो हमारे पास, आप देखें F2 का जो एंगल है वो बनता है क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। F2 का मूवमेंट बन रहा है काउंटर क्लॉकवाइज। इसी तरह F3 की जो है उसका हमारे पास जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज बन रहा है। तो इस कंडीशन में आप देखें M1 भी क्लॉकवाइज है, M2 भी क्लॉकवाइज है, M3 जो है, सॉरी M3 क्लॉकवाइज है, M2 काउंटर क्लॉकवाइज है। अब हमारे पास वैल्यूज नहीं है तो अपेरेंटली हमें यही लगता है कि हमारा जो रिजल्टेंट मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज होगा। अब इस मोमेंट को यूज करते हुए, इस आर को यूज करते हुए हम इस फार्मूले से डी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे कि यहाँ से हम मोमेंट को से डिवाइड करेंगे रिजल्टेंट को, तो डी का वैल्यू, तो डी हमें बताएगा कि हमने आर को कहाँ प्लेस करना है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, तो कभी हम अगले
एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तब हमारा ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। अब ये एक हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसमें एक फोर्स जो है 18 न्यूटन की जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, एक है 16 न्यूटन की जो 45 डिग्री का एंगल बना रही है, एक है 40 न्यूटन की जो हॉरिजॉन्टल है, एक 50 न्यूटन की जो वर्टिकल है, और ये हमें एक कपल दिया गया है। अब जब हमने आर निकाला तो उसमें आर में इस कपल का कोई रोल नहीं है। अब बेटर वे क्या है कि हम इन तमाम फोर्सेस को इनके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें। अगर हम इसका देखें एक्स कंपोनेंट तो वो ये हॉरिजॉन्टल बनेगा और वाई कंपोनेंट ऐसे बनेगा। इट मींस इस फोर्स की जगह हमने ये दो फोर्सेस लगानी है तो हमारा जो बॉडी है वो स्टेबल रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इनकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अब देखें ये एंगल के साथ है तो ये बेस है, तो बेस के साथ आता है कॉस, तो ये कंपोनेंट होगा 80 कॉस 30, तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा ऑब्वियसली, तो ये होगा 80 साइन 30। ये दोनों पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि ये एक्स के साथ है, पॉजिटिव एक्स के पैरेलल है, और ये पॉजिटिव वाई के पैरेलल है। इसके बाद अगर हम इस 50 वाले को देखें तो इसका y कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट नहीं होगा। इसी तरह अगर हम 40 वाले को देखें तो इसका सब x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट नहीं है। अब हम आते हैं 60 वाले के ऊपर, इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा। अब ये भी चूंकि देखें बेस है, एंगल के साथ है, तो इसके साथ जो वैल्यू आएगी कॉस के साथ, लेकिन साइन नेगेटिव है। ये नेगेटिव साइन क्यों है यहाँ? उसकी रीजन ये है कि ये हमारे एक्स एक्सिस की जो ट्रेडिशनल डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट है। इसका जो वाई कंपोनेंट है वर्टिकली अपवर्ड है, तो उसकी ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखिए आपके पास एक्स के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? 80 cos 30, -60 cos 45 और 40। वाई के कंपोनेंट कौन से हैं? 80 sin 30, पॉजिटिव 50, पॉजिटिव 60 sin 45। तो ये तीन कंपोनेंट आपके पास आ गए। इनको आप यूज करके आर एक्स और आर वाई की वैल्यू निकालेंगे। लकीली दोनों पॉजिटिव आ गए, लेकिन अगर इनमें से कोई नेगेटिव भी आता तब भी हम आर को तो खैर ऐसे निकाल लेते, आर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंगल में हम उनकी पॉजिटिव वैल्यू यूज करते जो कि 63.2 डिग्री आ गया। अब हमारे पास रिजल्टेंट भी आ गया कि एक फोर्स हमने लगानी है 148 की 63.2 डिग्री के ओरिएंटेशन के ऊपर। अब अगला सवाल रह गया कि इसको हमने किस जगह पे लगाना है, इस पूरी बॉडी में, यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी, और हो सकता है सम टाइम वो आउट ऑफ बॉडी भी लगे। तो इसके हम आगे डिस्कस करते हैं कि हम वो लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय फाइंडिंग द मोमेंट एट एनी पॉइंट। अब देखें कि ये हमारे पास पिछला केस था, यहाँ पे सिर्फ मैंने छोटी सी चेंजिंग की है, सिर्फ मैंने कंपोनेंट्स की वैल्यू देखी है। ये हमने मोमेंट फाइंड आउट करना है। जो नेगेटिव साइन था इसके साथ वो मैंने इग्नोर कर दिया, वो हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक क्रिएट कर सकता है। मोमेंट के अंदर देयर इज नथिंग पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हम उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं कि उसका इफेक्ट काउंटर क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम मोमेंट किस पॉइंट पे फाइंड आउट करें। हमें अगर देखा जाए डायग्राम में तो ये ओ पॉइंट भी है, एक इस पॉइंट को अगर मैं ए कह दूं, ये पॉइंट भी है, इस पॉइंट को मैं बी कह दूं, ये पॉइंट भी है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट तमाम पॉइंट की डिस्टेंस मौजूद है। हम क्या सिलेक्ट करेंगे? वो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे कि जहाँ पे मैक्सिमम फोर्सेस का मोमेंट जीरो हो जाए। लाइक अगर मैं एक बात दूसरी ध्यान में रखें कि जिनके हमने कंपोनेंट ड्रॉ कर दी है, अभी 18 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे नहीं लग रही, 16 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि इनके कंपोनेंट हमने ड्रॉ कर दिए। अगर मैं ओ पॉइंट पे मूवमेंट लेता हूँ तो ये वाला मूवमेंट भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जीरो नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन से, तो वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जीरो होगा। इसलिए ये दोनों फोर्सेस हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे पास फोर्स या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किसी पॉइंट से गुजरता है तो उस पॉइंट पे उसका मूवमेंट नहीं होता, टर्निंग इफेक्ट नहीं होता। तो ये दोनों फोर्सेस का मूवमेंट नहीं होगा, और प्लस ये जो 40 वाली फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन भी ओ से गुजर रहा है, तो इसका भी मूवमेंट नहीं होगा। तो पीछे सिर्फ आपको एक ये 50 वाली रहेगी और दो ये कंपोनेंट रहेंगे। अगर मैं इस पॉइंट पे जाता हूँ तो सिर्फ ये दो फोर्सेस स्किप होंगी, बाकी फोर्सेस मौजूद रहेंगी, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये वाला लाइन ऑफ एक्शन नहीं है इसका, इसलिए ये वाली जीरो मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो बेस्ट चॉइस इज दैट कि मैं ओ पॉइंट के ऊपर मूवमेंट देखूँ। हमने ओ पे पॉइंट पे मूवमेंट देखा तो हमें पता चल गया कि ये वाली फोर्स क्योंकि उसी पॉइंट से गुजर रही है, इसका मूवमेंट जीरो होगा, इसका मूवमेंट जीरो होगा, और इसका मूवमेंट जीरो होगा। अब पीछे रहेगी हमारे पास 15 न्यूटन की फोर्स, ये कंपोनेंट और ये तीन कंपोनेंट रहेंगे। अब अगर मैं इस 15 न्यूटन को देखूं तो ये ओ पॉइंट के ऊपर क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये इसकी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है ऐसे करके, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि 5 है।
इसके बाद अगर मैं इस वाले कंपोनेंट को देखता हूँ तो ये भी इससे सिमिलर है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, इसका ओ पार्ट डिस्टेंस कितना है 5 + 2 7। तो मैं इस कंपोनेंट को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा प्लस ये कंपोनेंट भी हमें क्लॉकवाइज ही मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है लाइक दिस वन। अब आते हैं इस वाले कंपोनेंट, ये कंपोनेंट अगर हम देखें तो ये ऐसे करके काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है और इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस यहाँ से ये देखिए ये डिस्टेंस है, ये वाला 4, 2 एंड 2 4। अब आपके समझ में आएगा सर ये काउंटर क्लॉकवाइज इसलिए तो नहीं कि ये नेगेटिव था, देखिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन पहले इग्नोर कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट करें यही फोर्स इस पॉइंट पे लग रही होती, तो अब ये फोर्स भी आपके पास जो मूवमेंट प्रोड्यूस करती है वो क्लॉकवाइज होता है। तो इसका एक्स वाई कंपोनेंट का पॉजिटिव नेगेटिव होने का क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज में कोई रोल नहीं है, हमें तो देखना है फोर्स कहाँ पे लग रही है, उस पॉइंट ऑफ रोटेशन में वो कैसे मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये जो कपल है मूवमेंट का एक टाइप है, ये भी कौन सा है, काउंटर क्लॉकवाइज है। कन्वेंशनली हम काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। तो अब ये देखें कि ये 140 वाला पॉजिटिव हो गया, ये 50 × 5 वाला चूंकि क्लॉकवाइज है नेगेटिव हो गया, 60 sin 45 × 7 वाला भी नेगेटिव हो गया, ये कॉस वाला ये वाला जो था ये पॉजिटिव हो गया। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो माइनस का 237 न्यूटन मीटर आ रहा है। अब हमारे लिए ये माइनस मैटर नहीं करता, हमारा आंसर होना चाहिए कि भाई 237 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, मतलब वो पॉइंट पे जो तमाम फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट मूवमेंट है 237, उसकी मैग्नीट्यूड है और उसकी सेंस क्या है, क्लॉकवाइज है। तो हमें क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज से लेना देना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमने कहा था कि हमने अब देखें फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल ली, ठीक है, हमने फोर्स का एंगल निकाल लिया और हमने मोमेंट निकाल लिया। अब क्वेश्चन ये आता है हाउ टू अप्लाई फोर्स। ये आपके पास अब तक का डेटा है कि आपने कहा जी आर ये है और 237 न्यूटन मीटर हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एंगल है 3.2, लेकिन क्या ये इसी ओरिएंटेशन में होना चाहिए। अब यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं, फर्ज करें ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है ये वाला, इस साइड पे ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, अगर अपवर्ड पॉजिटिव आए तो डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। अब हमारा जो एंगल है वो 3.2 का बनना है, वो फोर्स ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी, इन सब का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। अब हमने ये वाला ही क्यों सिलेक्ट करना है, मैंने आपको शुरू में कहा था कि भाई अगर आपके पास x और y कंपोनेंट की एब्सोल्यूट वैल्यूज लेनी है, ठीक है, अब हमारे पास जो केस है उसमें दोनों पॉजिटिव थे इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। और अगर कोई ऐसी कैलकुलेशन होती कि हमारे पास ये जो x है ये नेगेटिव में होता, y पॉजिटिव में होता, तो ये वाली ओरिएंटेशन बनती, अगर दोनों ही नेगेटिव में होते तो ये ओरिएंटेशन बनती, और अगर x पॉजिटिव होता y नेगेटिव होता तो ये ओरिएंटेशन। तो आपने ये सवाल हम पेपर में पूछ सकते हैं कि भाई आर एक्स ये है, आर वाई ये है, एंगल ये है, बताएं इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी। तो इसलिए आपने मेंटली तौर पे याद रखना है। अब चूंकि हमें पता चल चुका है कि दोनों पॉजिटिव है तो ये हमारा आर है। अब बेसिकली ये ओ पॉइंट पे नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि ये सब आपको बताने के लिए है कि हमने यहाँ पे एक एडिशनल मूवमेंट दिया होगा। अभी हमने ये देखना है कि इसको इस बॉडी पे कहाँ लगाएं। आप देखें अगर ये ओ पॉइंट पे लग रहे हैं तो उसके साथ साथ इन्होंने ये मूवमेंट भी मेंशन किया होगा। ये वैसे ही है जैसे अगर आप रिकॉल करें हमने फोर्स को शिफ्ट करते थे तो वहाँ पे एक एडिशनल कपल अप्लाई करते थे, अभी हमने जो इसकी लोकेशन है आर की, कि वो डिसाइड करनी है कि वो कहाँ पे लगे। उसका तरीका क्या था कि हम डी निकालते हैं कि हमने एम को आर से डिवाइड किया, जवाब आ गया 1.6। इसका मतलब ये है कि ये ओ से 1.6 मीटर के फासले पर लगेगा। अब अगर 1.6 की बात करें तो वो एक सर्कल बन जाता है कि ओ से हम एक शरीर 6 मीटर का सर्कल लगाएंगे और सर्कल पे कहीं पे भी हमारा ये आर लग सकता है। अब ये हमने सर्कल लगा दिया। अब चूंकि हमारे पास ये ओरिएंटेशन है 63.2 की, तो इस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास रिजल्टेंट या तो ए पॉइंट पे लगेगा या बी पे लगेगा, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेंजेंट। अब यहाँ पे भी इनका रेडियस से एंगल 90 बन रहा है और यहाँ पे भी इसका रेडियस के साथ एंगल 90 बन रहा है। तो आपका ये जो आर हमने फाइनल किया था इसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो 1.6 के ऊपर इसके दो पोजीशंस हैं, आइदर इट विल बी ऑन ए और बी। अब आप कहेंगे सर चूंकि बी आउट ऑफ बॉडी है तो बी नहीं हो सकता, ये गलत है। मैंने आपसे कहा था कि रिजल्टेंट समटाइम ऐसी कंडीशन आ जाती है कि रिजल्टेंट आउट ऑफ बॉडी एक्ट करता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जनाब अगर हम रिजल्टेंट लगाना चाहते हैं तो उस बॉडी पे एक्ट नहीं करेगा, हमें कुछ और कंसिडरेशन करनी चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा
कि हमारा जो आर है वो ए पे लगेगा या बी पे। आप देखिए जो हमारा एम था, इसकी सेंस क्या है? क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज है तो क्या बी ओ के गिर्द क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं, ये तो काउंटर क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है। तो इट मीन्स ये जो रेड वाला है ये हमारे पास क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर आपका आंसर क्या आएगा? ये। अब मैं पेपर में समटाइम सवाल देते हैं कि भाई ये वैल्यू आर एक्स है, ये वैल्यू आर वाई है, ये वैल्यू थीटा है, ये वैल्यू एम है, लोकेट करें सिर्फ। तो आपने इसका लोकेट करना है। फर्स्ट करें मैं पेपर में आपको सवाल देता हूँ, कहता हूँ जनाब आपका जो एम है वो क्लॉकवाइज नहीं है, वो काउंटर क्लॉकवाइज है। तो काउंटर क्लॉकवाइज होगा तब आपका आंसर क्या होगा कि ये बी वाला, ए वाला नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइंडली इसको याद रखें। और इस केस में चूंकि हमारे पास एम जो है वो क्लॉकवाइज है तो ये येलो वाली लाइन स्किप हो जाएगी, सिर्फ ये आपका आंसर है। इन शॉर्ट अगर यही केस मैं आपको पेपर में देता हूँ तो आप ये स्केच करके कहेंगे जनाब ये ए पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्कशन रिगार्डिंग रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। आई होप कि आपको इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए।